Welcome to Manual Education. Welcome to this video. So in this video, we are going to discuss MH Velocity 5 years most expected question for assertion and reasoning part. Very interesting part है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है. यहाँ पर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड आईपीसी एंड कॉन्ट्रैक्ट के कुछ assertion एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, विच इज लाइकली टू बी कम इन टू एग्जाम. और बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस टाइप के और इसके बेस पे आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे. चलो, so moving ahead, here are some social media handles. You can follow us on our Instagram. Also, you can join us on our Facebook. Also, you can join Telegram and a WhatsApp group channel. Don't forget to subscribe our YouTube channel. You can get update about the law entrance and the study related videos. So, if you want to start your preparation, guys, you can take a full course. You can take a sectional course. Also, you can buy a mock test and a books and e-books. For this, you have to visit manualedu.com/lawentrance. Also, you can contact us and WhatsApp us on a 8828581455. All the links are given in the description. So here is the first question, guys. Assertion is given here and reason is here. आपको एक assertion दिया होगा, एक reason दिया होगा. Maybe the one assertion, maybe the two assertion, or maybe the one assertion and two reason. कोई भी एक पैटर्न हो सकता है. सिंपल सी सेइंग, ज्यादा करके one assertion and one reason ही आता है. तो focus on the simple things and moderate level things. Don't go for that advanced and a deep level of understanding. तो ज्यादा करके आपको स्टफ जो है वो डिफिकल्ट ना हो, तो सिंपली अंडरस्टैंडिंग लो. यहाँ पे assertion दिया हुआ, द इंडिपेंडेंस ऑफ अ हाई कोर्ट जज is ensured through certain provisions of the constitution. हाई कोर्ट जजेस का जो एक इंडिपेंडेंस ऑफ वर्किंग होता है, लाइक उनको फ्रीडम होता है, उनकी वर्किंग का अपना एक फ्रीडम होता है, जो कि उनको लॉ के अंदर प्रोविजन बना के ही प्रोवाइड किया गया है, एंड दैट इज ट्रू वन. ये असर्शन क्या है? ट्रू वन है. गाइस, असर्शन एंड रीजनिंग को सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका है, पहले तो असर्शन ट्रू है कि नहीं वो देख लो, देन चेक कर लो कि रीजन ट्रू है कि नहीं. अगर दोनों भी ट्रू है तो उनके बिटवीन रिलेशन फाइंड आउट कर लो. नाउ नेक्स्ट रीजन देखो, द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ हाई कोर्ट जजेस आर चार्ज टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया. यहाँ पर जो सैलरीज एंड अलाउंस जो हाई कोर्ट जजेस को दिए जाते हैं वो क्या है, वो कहां पर चार्ज होते हैं ना. ये चार्ज करना मतलब क्या, तो अकाउंटिंग जो एंट्री होती है वो कहां होती है, इट सिंपली गोज टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया. वहां पर वो उसको ट्रीट किया जाता है एज अ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया. अब यहां पर दोनों भी, रीजन भी ट्रू है, रीजन इज ऑल्सो ट्रू वन, and assertion is also true one, but both are not connected to each other. The reason behind this, यहाँ पर independence of high court judges बात की जा रही है और यहाँ पर उनके salary and allowance के बारे में बात की जा रही है, and it is about the accounting treatment, and this is all about the legal provision. So these are not connected to each other. So basically answer should be what? B. Both A and R true. R is not correct explanation for the A. Now question number 2. Assertion is given here. The adoption of uniform civil code तो मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज येट टू बी अकॉम्प्लिश्ड. यहाँ पे क्या दिया है, सो यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है, यूसीसी की बात की जा रही है. गाइस, फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा ट्रेंड में भी है ये, तो थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग करंट अफेयर्स वगैरह भी पढ़ लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके बेस पे ही कभी कभी असर्शन एंड रीजन भी आता है, तो वो भी आपको हेल्प करेगा. ना यहाँ पे बात की जा रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ना, उसको मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एज इन डीपीएसपी. वहां पे लिखा हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंडर कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनको क्या करना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए इन दी ऑल रिस्पेक्ट ऑफ द लॉ. तो सिंपली ये बोला तो गया, एंड दैट इज द ट्रू वन, कि ये बोला गया एंड इट इज येट टू बी अकॉम्प्लिश. यस, इट इज येट टू बी अकॉम्प्लिश. तो सिंपली सेइंग दिस इज आल्सो ट्रू. नाउ अकॉम्प्लिश का मतलब क्या, कि अभी भी उसको इंप्लीमेंट करना, इन फोर्स में लाना अभी भी बाकी है. Now, directive principles are non-justiciable. Yes, directive principles are also non-justiciable. अब non-justiciable का मतलब क्या होता है, which cannot be enforced by law. जो प्रोविजन, जो लीगल प्रोविजन आप बाय लॉ एनफोर्स नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या कहते हैं, इट इज नॉन जस्टिसिएबल और नॉन जुडिशिएबल. नॉन जुडिशिएबल का मतलब क्या होता है, इट इज नॉट लाइक आप इसमें ना लिटिगेशन फाइल नहीं कर सकते, किसी के ऊपर भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते यूजिंग दैट डीपीएसपी. अब डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को यूज करके आप स्टेट के खिलाफ या फिर गवर्नमेंट के अपोजिट कुछ भी बात नहीं कर सकते, राइट. तो ये नॉन इन्फोर्सिएबल है, सिंपल, इनकी कोई इन्फोर्सिएबिलिटी नहीं है, लीगल इन्फोर्सिएबिलिटी इनको अप्लीकेबल नहीं होती. अब ये दोनों भी जो असर्शन एंड रीजन है वो ट्रू तो है, बट एक दूसरे से कनेक्टेड है क्या, नॉट एट ऑल. यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है और दूसरी जगह यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात की जा रही है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है. तो सिंपली ऑप्शन बी शुड बी योर करेक्ट आंसर. द थर्ड क्वेश्चन, assertion is given here. What is the assertion? Hindi in Devanagari script is the official language of India.
हिंदी जो है वो देवनागरी स्क्रिप्ट में ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया है, या इट इज ट्रू, दिस इज ट्रू वन। देन रीजन 22 लैंग्वेज ऑफ इंडिया आर लिस्टेड इन इंग्लिश, 22 लैंग्वेज ऑफ इंडिया आर लिस्टेड इन 8th शेड्यूल। गाइस यहाँ पे बोला है कि हिंदी जो है वो देवनागरी स्क्रिप्ट इन ऑफिशियल लैंग्वेज, या इट इज ट्रू। दूसरा यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 22 लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया है और सारी की सारी कहां पर लिस्टेड है, 8th शेड्यूल में लिस्टेड है, एंड दिस इज आल्सो ट्रू वन। तो सिंपली सेइंग दोनों भी ट्रू है, बट क्या दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है? नॉट एट ऑल। तो ऑप्शन बी वुड बी योर करेक्ट आंसर। द फोर्थ क्वेश्चन, एजरेशन में क्या दिया है? द इंडियन पेनल कोड कंटेन्स सर्टेन एक्सेप्शंस फॉर अ क्रिमिनल लायबिलिटी। हाँ, ये तो ट्रू है, सर्टेन देयर आर दी सर्टेन एक्सेप्शंस, नो, लाइक एग्जांपल लेते हैं प्राइवेट डिफेंस, इंटॉक्सिकेशन, राइट। तो ये सब क्या है? इज बेसिकली व्हाट, ये क्या है? ये सारे प्राइवेट डिफेंस दिए, ये सारे एक्सेप्शंस दिए हुए टू द क्रिमिनल लायबिलिटी, राइट। तो ये तो ट्रू हो गया। नाउ रीजंस, देयर कैन नॉट बी यूनिवर्सल क्रिमिनल लायबिलिटी इन ऑल सर्कमस्टांसेस ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स। यहाँ पे बोला है कि देयर कैन नॉट बी यूनिवर्सल क्रिमिनल लायबिलिटी, यहाँ पे ऐसी कोई भी यूनिवर्सल क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं हो सकती इन ऑल सर्कमस्टांसेस ऑफ द अबव स्टेटमेंट। मतलब ये जो क्रिमिनल लायबिलिटी की बात की जा रही है वो ऐसी लायबिलिटी है जो कि सारे, मतलब होल एंड सोल जितने भी सर्कमस्टांसेस ऑफ आते हैं, जितने भी इंसिडेंट्स आते हैं, वो जो अबव स्टेटमेंट से रिलेटेड होंगे, वहां पर सबके लिए एक ही क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं हो सकती, ये बात की जा रही है। अब ना सिंपली सेइंग दिस वोंट बी ट्रू, राइट, दिस वुड बी ट्रू, ये ट्रू ही होगा ना, बिकॉज हर लाइफ, देखो हर एक क्राइम जो होता है डिफरेंट होता है, हर एक क्राइम का इंसिडेंट डिफरेंट होता है, अकॉर्डिंग टू देम उनकी जो होती है लायबिलिटी होती है। तो इट इज ट्रू वन, ये दोनों भी क्या है? ट्रू है, क्योंकि हर किसी एवरी क्राइम हैज अ डिफरेंट टाइप ऑफ लायबिलिटी। ये भी ट्रू हो गया और वो भी ट्रू हो गया। नाउ गाइस डू अंडरस्टैंड। अब देखो यहां पर भी क्रिमिनल लायबिलिटी की बात की जा रही है और यहां पर भी क्रिमिनल लायबिलिटी की बात की जा रही है, एंड फॉर दैट रीजन यहां पर सब सर्कमस्टांसेस में जो लायबिलिटी डिफरेंस है, तो यहां पर सिंपली उन क्रिमिनल लायबिलिटीज के लिए क्या दिया हुआ है? एक्सेप्शंस भी दिया हुआ है। तो बेसिकली क्या हुआ कि ये दोनों भी एक दूसरे से रिलेटेड है, राइट। अब हमें ये समझना होगा कि ये जो एजर्शन यहाँ पे किया गया है, क्या उसके रिगार्डिंग ये रीजन है? अब देखो, द इंडियन पेनल कोड कंटेन्स द सर्टेन एक्सेप्शंस फ्रॉम द क्रिमिनल लायबिलिटी। एक्सेप्शंस तो दिए हैं कि यहाँ पर क्रिमिनल लायबिलिटी से इसको एक्सेप्शंस तो दिए हुए हैं। दूसरी चीज, नीचे बात हो रही है कि इनकी क्रिमिनल लायबिलिटी जो इन ऑल सर्कमस्टांसेस जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों भी एक दूसरे से रिलेट तो हो नहीं सकते, बिकॉज दिस कुड नॉट बी द रीजन फॉर द अबव स्टेटमेंट बेसिकली, राइट। तो ऑप्शन बी शुड बी योर करेक्ट आंसर। नाउ the essence of joint liability under section 149 of the IPC is that criminal act must have been done with a view to fulfill the common object of the unlawful assembly। यहाँ पर सेक्शन 149 क्या बात करता है? सेक्शन 149 टॉक्स अबाउट द क्रिमिनल एक्ट must have been done with a view to fulfill the common object of unlawful assembly। yes it is true one, ये तो सही है। दूसरा रीजन बोला गया है कि any sudden and a provocative act done by member of an unlawful assembly would render the others member of that assembly liable। देखो यहाँ पर क्या बात हो रही है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये रीजन क्यों दिया है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? कॉमन ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है। अब ये कॉमन ऑब्जेक्ट है, दैट मीन्स सारे जो असेंबली के मेंबर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? लायबल हो जाएंगे, उल्टा समझ लो। अब ये कॉमन ऑब्जेक्ट है तो रीजन क्यों? क्योंकि एक असेंबली में, एक अनलॉफुल असेंबली जो होती है, उस अनलॉफुल असेंबली में अगर किसी एक पर्सन में कोई भी गलती की तो सबको लायबल किया जाएगा, इन शॉर्ट। तो ये रीजन भी बन गया इसी चीज के लिए, दैट इज यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बोथ आर ट्रू एंड बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर, एंड दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द ए। Moving ahead, assertion देखो क्या है? The IPC deals with both substantive criminal law and procedural criminal law। क्या ये ट्रू है गाइस? नो, नॉट एट ऑल, ये ट्रू नहीं है। IPC substantive and criminal law के साथ डील नहीं करता, तो बेसिकली दिस इज नॉट ट्रू। देन दूसरा देखो, in the IPC first definition of the offense is provided and the next punishment for that offense is stipulated। यहाँ पर पहले तो क्या दिया है? पहले तो ऑफेंस को प्रोवाइड किया गया, ऑफेंस प्रोवाइडेड है, ऑफेंस बताया गया है, एंड देन नेक्स्ट व्हाट दे आर डिस्कसिंग, दे आर टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पर पनिशमेंट क्या होनी चाहिए, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर दैट। बेसिकली व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पर एक तरीके से ऑफेंस को डिस्क्राइब किया जाता है, एंड दिस कंसिस्ट ऑफ ओनली सब्सटेंटिव लॉ,
तो सिंपली सेइंग व्हाट वुड हैपन इज कि ये तो ट्रू नहीं है, दूसरा वाला तो क्या होगा, दूसरा वाला तो ट्रू है ना, तो सिंपली assertion is a false and reason is a true one. D would be your right answer. Now moving ahead to the next question. All contracts are agreements. Assertion is saying what कि all contracts are agreement. क्या all contracts are agreement? या इस यहाँ पे याद करो contract के elements. कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, वहां पर एग्रीमेंट होती है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए. तो दैट मीन्स अगर एक अग्रीमेंट जो है वो वैलिड अग्रीमेंट है तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट बनी जाती है. दैट मीन्स ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेसिकली अग्रीमेंट बिकॉज अग्रीमेंट वैलिड है तभी तो कॉन्ट्रैक्ट बनी ना. तो एवरी कॉन्ट्रैक्ट वुड बी द एग्रीमेंट. नाउ रीजन सेइंग ऑल एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय द लॉ इज द कॉन्ट्रैक्ट. राइट, यहाँ पे बात तो सीधी सीधी है ना कि एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय द लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट एंड दैट इज बेसिकली ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स. दैट इज द रीजन कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर द एग्रीमेंट. तो सिंपली ऑप्शन ए वुड बी योर करेक्ट आंसर. बोथ आर ट्रू एंड बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर. सिंपल. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. guys, before discussing this question number 8, just subscribe the channel and share this video with a friend, and if you like the video just click that like button and don't forget to share the video with your friends because that is very important कि उनको भी help होगी. They will get to know कि what are the questions which are most important from the point of view of the upcoming exam. Now all wagering agreements are void. Yes, all the wagering agreements are the void ab initio and that is true one. चलो, assertion, the parties to the contract must be competent to contract otherwise it will be void contract. यहाँ पे क्या बोला है कि parties to the contract must be competent to the contract. हाँ, yes true, that is also true because दोनों भी पार्टी जो है वो क्या होनी चाहिए, competent to the contract होनी चाहिए, otherwise it will what, it would be the void contract. Now in this case both reasons and the assertion are true. Basically assertion and the reason जो है true है, दोनों भी ट्रू है, बट दोनों भी एक दूसरे से रिगार्डिंग रीजन है क्या, नहीं. दोनों भी कनेक्टेड है क्या, नहीं है, बिकॉज यहाँ पे वेजरिंग अग्रीमेंट्स के बारे में बात की जा रही है एंड दीज आर दी अग्रीमेंट्स. जो अग्रीमेंट्स वॉइड अब इनिशियो वॉइड हो जाती है, मतलब क्या, तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो बनी ही नहीं. और नीचे क्या बात हो रही है, नीचे तो कॉन्ट्रैक्ट की बात की जा रही है ना. दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली, दिस इज एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय द लॉ, सो इट बिकम्स व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट. तो नाउ वेजरिंग अग्रीमेंट जो है वो तो खत्म हो गई ना. यहाँ पर वेजरिंग अग्रीमेंट मतलब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना, तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड तो नहीं हुई. तो ऑप्शन बी वुड बी योर करेक्ट आंसर. गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 9. assertion is given here. The rules of a tort law have been developed not from a statute or an act passed by the parliament but from the centuries of the judicial decision. yes, देखो tort law जो है ना बेसिकली इंग्लैंड से डिराइव हुआ, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने लाया यहाँ पर. अब यहाँ पर जब इंग्लैंड से आया तो ये टॉर्ट लॉ जो है ना ये रिटन डाउन नहीं है, कहीं पे लिखा हुआ नहीं. तो बेसिकली वी से दैट कि बाबा टॉर्ट लॉ जो है ना वो अनकोडिफाइड लॉ है. बेसिकली व्हाट, इट इज अनकोडिफाइड लॉ. ठीक है, अनकोडिफाइड लॉ. नॉट टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि विच इज अ कोडिफाइड लॉ इन इंडिया. कोडिफाइड लॉ क्या होता है और इंडिया में ऐसा कौन सा कोडिफाइड लॉ है जो हमें बताता है सेम रिगार्डिंग लाइक टॉर्ट में जैसे बताया गया ना कि पनिशमेंट क्या है, क्राइम कौन सा है, तो वैसे कोडिफाइड लॉ कौन सा है जो इंडिया के पास है, दैट यू हैव टू आंसर मी इन द कमेंट बॉक्स. नाउ टेल मी गाइस, यहाँ पर सेंचुरीज मतलब बहुत पहले से ये जो टॉर्ट है वो जो बताया गया एंड दिस इज बेसिकली ऑन द कॉमन लॉ. कॉमन लॉ मतलब यहाँ पे कॉमन एक्शंस को ज्यादा देखा जाता है. इट इज बेस्ड ऑन अ मॉरल अंडरस्टैंडिंग एंड दी एक रैशनल आर्ग्यूमेंट एंड रैशनल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे टॉर्ट लॉ को डिफाइन किया जाता है एंड टॉर्ट लॉ के अंदर डिसीजन लिए जाते हैं. तो बेसिकली इट इज कमिंग फ्रॉम वेयर इट इज जस्ट जुडिशियल डिसीजंस. राइट, पहले से चलते आ रहे जो जुडिशियल डिसीजंस है उन्हीं को फॉलो किया जाता है. तो दैट इज द ट्रू वन. नाउ रीजनिंग दिया हुआ यहाँ पर, देयर इज नो स्पेसिफिक टॉर्ट लॉ इन इंडिया. बोला गया है कि देयर इज नो स्पेसिफिक टॉर्ट लॉ इन इंडिया. यहाँ पे कोई भी ऐसा टॉर्ट लॉ नहीं है इंडिया में. हाँ, ये तो नहीं है, ऐसा कोई टॉर्ट लॉ इंडिया में है क्या, नहीं है. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू वन. ठीक है, अब देखो पहली चीज यहाँ पे रीजनिंग बोला गया. रीजनिंग क्या दे रहा है कि देयर इज अ नो स्पेसिफिक टॉर्ट लॉ इन इंडिया एंड दिस इज बेसिकली ऑन बेस्ड ऑफ जुडिशियल डिसीजन. एंड अगर ये जुडिशियल डिसीजन के बेस्ड पे है और इंडिया में फिलहाल के लिए अप्लीकेबल है तो बेसिकली इसका रीजन क्या बनेगा कि यहाँ पर इंडिया में ऐसा कोई स्पेसिफिक टॉर्ट लॉ है नहीं. स्पेसिफिक टॉर्ट लॉ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कोडिफाइड लॉ नहीं है एंड दैट इज द रीजन कि हम जुडिशियल डिसीजन पे बेस्ड रहे. जुडिशियल डिसीजन के ऊपर डिपेंड्स है क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा लॉ ही नहीं है, कोडिफाइड लॉ नहीं है, सिंपल टॉर्ट के रिगार्डिंग नहीं है. तो बेसिकली दैट इज द रीजन वी आर डिपेंडिंग ऑन द व्हाट, टॉर्ट लॉ. अब यहाँ पे हमें एजर्शन एंड रीजन के बेस पे ही सोचना है. चलो अब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वुड बी योर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 10.
tort is a civil wrong. Yes, tort is a civil wrong. This civil wrong is other than a mere breach of contract or a breach of trust and it is redressable by an action for unliquidated damages. This is also true. दोनों भी true है. Now दोनों भी true है और दोनों भी एक दूसरे से connected है because ये civil wrong है, ये भी correct है. Civil wrong क्यों है? Because it is not a breach of contract, it is not a breach of trust also, and it is redressable. It is redressable by what action? Simply taking an unliquidated damages के लिए अगर compensation ले लो तो simply it is what? It is a civil wrong. तो नाउ यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए वुड बी योर करेक्ट आंसर. देखो गाइस, assertion एंड रीजनिंग के ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, again the same thing will be here कि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, बट ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं, अब जैसे कि टॉर्ट के और सिविल रॉन्ग के बारे में बात की, तो ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको assertion एंड रीजनिंग जो है वो अनलिक्विडेटेड डैमेज के रिगार्डिंग मिले. ये भी जरूरी नहीं है कि सिमिलर आपको मिलेगा, लेकिन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से जो टर्मिनोलॉजीज जिसके अंदर है ना, वो टर्मिनोलॉजीज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है. दैट इज द रीजन, दीज आर द रीजंस कि इन क्वेश्चंस को यहाँ पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करके दिया गया है. तो आपको उन टर्मिनोलॉजीज के रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस को स्टडी करना होगा, समझना होगा, एटलीस्ट उनके रिगार्डिंग प्रोविजंस जाके रीड कर लो, तो वो भी आपको assertion एंड रीजनिंग सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे. ओके, so this much of this video. You can practice, these are the questions, practice these questions to for the exam better. You can understand ki how to solve the assertion and reasoning, and simply process को follow करो. assertion if true तो assertion को true mark करो, अगर reason भी true है तो उसको भी mark करो, and then find out the relation and then answer the question. So I hope you like the video, you have learned from this video, and thank you for watching the video. Just subscribe the channel, share the video, and like the video. Comment below if there is any query. Thank you so much.